चैप्टर नंबर 3 इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स 1966। अब ये बेसिकली ये भी एक इंटरनेशनल स्टैट्यूट है या फिर एक इंटरनेशनल लॉ है जो कि सभी स्टैट्यूट्स की तरह ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात करता है। बट इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो एक पर्टिकुलर फील्ड में है, एंड वो जो फील्ड है वो क्या है, दैट फील्ड इज़ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। मतलब एक सोसाइटी में रहने के कारण जो हमें राइट्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर जो राइट्स हमें मिलते हैं उनको हम लोग पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स कहते हैं। ठीक है, सो डिस्कस ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स 1966 हाईलाइटिंग इट्स इंपॉर्टेंट प्रोविजन। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव तो वही बात है जैसे सभी लॉज के होते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स को ये करना, डिफ़ाइन करना, उनको प्रोटेक्ट करना। सारे कंट्रीज़ उनको फॉलो कर रहे हैं कि ये नहीं, ये देखना वो सारे कंट्रीज़ ने उनको रेटिफाई यहाँ पे किया है कि नहीं किया है। अगर रेटिफाई नहीं किया है तो उनको वहाँ पे ये करना कि आप इसको रेटिफाई करो। अगर वहाँ पे कोई वायलेशन होता है तो अगर वहाँ पे कोई वायलेशन होता है तो उसको सॉल्व करना, वायलेशन ना हो इसके लिए यहाँ पे ये करना, मेजर्स लेना और उसको प्रमोट करना। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको यहाँ पे मतलब इसी ऑब्जेक्ट के साथ काम करना चाहता है तो उसको वहाँ पे हेल्प पहुँचाना। फिर उसके बाद जितने भी कंट्रीज़ हैं उनसे ये मांगना, क्या बोलते हैं, रिटर्न्स मांगना कि इसके तहत कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, यही सारे तो इसके भी होंगे। ठीक है, अब बेसिकली ये जो ICCPR है ये भी यहाँ पे वही काम करता है जो कि बाकी के सारे लॉज करते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो एक पर्टिकुलर फील्ड में है, और ये जो पर्टिकुलर फील्ड है वो है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। मतलब बेसिकली एक सिविल सोसाइटी में रहने के लिए, एक पॉलिटिसाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए हमें जो राइट्स की ज़रूरत पड़ती है वो इसके अंदर में आते हैं। एंड याद रखना यहाँ पे पॉलिटिकल वर्ड का मतलब वो राजनीति नहीं है, मतलब जो नेता वगैरह होते हैं उनकी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। ठीक है, अब एक सोसाइटी में अगर हम रहते हैं तो हमें यहाँ पे कौन कौन से राइट्स मिलने चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, तो इसके हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमन, कोई भी ऊपर नीचे यहाँ पे नहीं है, सभी के सभी लोग एक हैं। राइट टू लाइफ, अगर मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ तो मुझे एक अच्छा जीवन जीने का हक है। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, मुझे सोसाइटी के लोग यहाँ पे टॉर्चर ना करे, ये बात का मुझे यहाँ पे जो है राइट मिलना चाहिए। स्लेवरी, कोई मुझे अपना गुलाम बना करके नहीं रख सकता है। राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, मेरे पास आज़ादी है और मैं एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रह सकूँ, ये मेरा एक राइट है। राइट टू ट्रीटेड विद ह्यूमैनिटी इन डिटेंशन, मतलब अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मुझे अगर जेल में भी रखा गया है तो जेल में भी जानवरों की तरह ना रखा जाए, मुझे वहाँ पे इंसानों की तरह रखा जाए। मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है जो कि मेरे पास में होना चाहिए कि मैं एक सोसाइटी में अगर रह रहा हूँ तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मेरे पास जो है बेसिकली एक मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो मेरे पास में होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ नॉन सिटीजन्स फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्सपल्शन, मतलब बेसिकली अगर कोई मेरे देश का नागरिक नहीं है तो भी उसको बिना वजह देश के बाहर नहीं निकलना चाहिए। मतलब अगर बेसिकली कोई मेरे देश में अगर आकर के रह रहा है और उसके पास अगर प्रॉपर वीज़ा वगैरह सब कुछ है, तो अगर उसने कुछ किया ही नहीं है तो उसको फालतू में देश के बाहर नहीं निकालना है। राइट टू फेयर ट्रायल, अगर कोई आदमी यहाँ पे कोई गलत काम कर देता है तो उसको एक अच्छा ट्रायल नहीं, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक जस्टिफाइड यहाँ पे ट्रायल मिल सके, उसको उसका जो कोर्ट प्रोसीडिंग वगैरह है वो ठीक से हो सके, ये सब इसमें होना चाहिए। राइट टू रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ, मुझे रिकॉग्नाइज करे कि मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ, ये मेरा राइट है। मेरा प्रिवेसी का राइट है, रिलीजियन और बिलीफ का राइट है, एक्सप्रेशन का राइट है, पीसफुल असेंबली का राइट है, एसोसिएशन फॉर्म करने का राइट है, मैरी एंड फाउंड अ फैमिली का राइट है, चिल्ड्रन टू बर्थ, रजिस्ट्रेशन एंड नेशनैलिटी। मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो भी चीज़ें UDHR में है उनमें से जो चीज़ें एक सिविल सोसाइटी में या फिर एक पॉलिटिकल सोसाइटी में यहाँ पे बेसिकली आना चाहिए, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये मेनली इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये सारे राइट्स को वो जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करे। ठीक है, अब इसके बाद जो है द मेन प्रोविजंस ऑफ द ICCPR आर एज फॉलोज। अब ये भी जैसा कि मैंने पहले कहा हुआ है कि यहाँ पे
अलग अलग आर्टिकल्स हैं एंड उन आर्टिकल्स में वही बातें लिखी हुई हैं जो कि हर एक लॉ में मोर और लेस लिखी हुई रहती हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमें एकदम से ये नहीं करना है कि इनको याद करो या फिर इनको पूरा बाय हार्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है एंड लॉजिकली उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो मतलब यहाँ पे याद रहता है वो हम याद करके रखेंगे और जो नहीं याद रहता है उसको नहीं करेंगे। सो द मेन प्रोविजंस ऑफ द ICCPR आर एज फॉलोज: अलाउज फॉर द राइट्स ऑफ पीपल टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इंक्लूडिंग राइट टू फ्रीली डिटरमाइन देयर पॉलिटिकल स्टेटस। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ नेगेटिव राइट दैट पीपल शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर मीन्स ऑफ सब्सटेंस। मतलब एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की यहाँ पे बात की गई है, मतलब बेसिकली कि मैं भी एक पॉलिटिकल एंटिटी हूँ, मैं एक पॉलिटिसाइड सोसाइटी में रहता हूं, तो मेरा जो यहाँ पे एक एंटिटी या फिर एक आइडेंटिटी होना चाहिए, वो मेरे पास एक राइट है कि मैं अगर एक पॉलिटिकल सोसाइटी में रहता हूं तो मेरा एक आइडेंटिटी या फिर मेरा एक क्या बोलते हैं एक पॉलिटिकल स्टेटस वो होना चाहिए। जैसे हमारे कंट्री में हम जो भी लोग 18 साल से ऊपर हो जाते हैं उनको एक वोटर आईडी दिया जाता है। तो ये जो वोटर आईडी है ये उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड एक पॉलिटिकल स्टेटस का एक सिंबल है। फिर है ईच स्टेट पार्टी अंडरटेक्स टू रेस्पेक्ट एंड एंश्योर द राइट्स प्रोवाइडेड बाय दिस कवेनेंट टू एवरी वन दैट कम्स अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। मतलब बेसिकली वही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो राइट्स के बारे में हम इस स्टैट्यूट में बताएंगे वो सारे के सारे राइट्स हर एक कंट्री जो कि इस कोवेनेंट को साइन या फिर रैटिफाई करता है वो अपने लोगों को देगा एंड इसमें किसी भी तरीके का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर और एक बात बताया गया है, दिस आर्टिकल ऑल्सो मैंडेट्स दैट ईच स्टेट पार्टी हैज़ टू टेक लेजिस्लेटिव मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज इन दिस कोवेनेंट। इस कोवेनेंट में जितने भी लॉज हैं उन सभी लॉज के बारे में इस कोवेनेंट में जितने भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं उन सभी आर्टिकल्स में जो भी ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है, सिविल और पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स के बारे में, उन सिविल एंड पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स को ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें, फॉर दिस रीज़न यहाँ पे ये बताया गया कि आपको इसके हिसाब से अपने कंट्रीज़ में जो है वो लॉ यहाँ पे बनाना चाहिए। और अगर किसी का यहाँ पे वायलेट हो जाता है लॉ तो उसको भी एक रेमेडी यहाँ पे दिया जाना चाहिए। और ये मतलब अगर किसी भी तरीके से यहाँ पे वायलेट होता है, ठीक है, और अगर उसका कोई राइट वायलेट होता है तो उसके पास में ये भी राइट होना चाहिए कि वो जुडिशियली इस बात को यहाँ पे देख सके। मतलब बेसिकली जुडिशियल तरीके से या फिर एक जुडिशियल रेमेडी जिसको हम बोलते हैं वो वाला रेमेडी हर एक आदमी के पास में यहाँ पे होना चाहिए। टू ऑल्सो इंश्योर दैट सच रेमेडीज आर प्रॉपरली एनफोर्स्ड व्हेन ग्रांटेड। और ये भी देखना कि ये जो सारे रेमेडीज़ हैं वो अच्छे से एनफोर्स हो, ये भी यहाँ पे बात बताया गया है। ठीक है, अब ये मेनली जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो इसी में बताया गया है। मतलब यही दो आर्टिकल्स में हमारा मेन क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाता है कि भाई सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है हर एक आदमी को, हर एक आदमी के पास ये राइट है कि उसका एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड एक पॉलिटिकल स्टेटस हो, और ये स्टेटस जितने भी स्टेट्स इस एक्ट को इस कवेनेंट को रैटिफाई करेंगे उनको वो राइट्स उन लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा यही है कि जितने भी राइट्स इसके अंदर में दिए गए हैं वो सभी राइट्स हर एक आदमी को जो भी उस स्टेट का सिटीज़न है उसको मिलना चाहिए, और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रंग के ऊपर में, रिलीजियन के ऊपर में, बिलीफ सिस्टम के ऊपर, मतलब इन एनी वे वो नहीं होना चाहिए। फिर हर एक स्टेट को जो है यहाँ पे लॉ बनाना है, जो लॉ इस बात पे ध्यान दे कि ICCPR में जो आर्टिकल्स के तहत जितने भी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात किया गया है वो सभी के सभी ह्यूमन राइट्स उन लोगों को ठीक तरीके से मिलते हैं, और अगर किसी को नहीं मिलता है तो उसको अप्रोप्रिएट रेमेडी का भी वहाँ पे प्रावधान होना चाहिए। और ये जो अप्रोप्रिएट रेमेडी है इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट की जो लॉ है उसने उसे बस पैसे दे दिए और बोला जा तू घर जा, नहीं, जुडिशियल रेमेडी की यहाँ पे बात की गई है। और अगर वो रेमेडी भी ठीक से नहीं मिलती है तो और भी आगे के बात यहाँ पे बताया गया। मतलब बेसिकली ह्यूमन राइट्स इन ऑल पॉसिबल कंडीशंस उनको मिल ही जाएं, ये सारी बातें यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे की गई है। ठीक है, फिर राइट टू फिजिकल इंटेग्रिटी, इट प्रोवाइड्स फॉर अ पर्सन इनहेरेंट राइट टू लाइफ एंड रिक्वायर्स द सेम टू बी protected by the law. It states that this is
It states that this is the most supreme right and no derogation of this is ever possible. It does not prohibit death penalty but restricts it to the most serious crimes. मतलब हर एक आदमी को जीने का हक है और ये जो लॉ, ये जो राइट है, ये हर एक हालत में यहाँ पे प्रोटेक्ट होना चाहिए. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने बहुत ही बड़ा कोई यहाँ पे कोई अगर कोई बहुत ही घिनौना यहाँ पे क्राइम किया है तो उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी जानी चाहिए, या डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए बट वो भी बहुत एक्सेप्शनल केसेस में. ठीक है. फिर इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन डिग्रेडिंग पनिशमेंट, डेरोगेशन ऑफ दिस इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. अब अगर किसी को कोई पनिशमेंट भी दी जा रही है तो वो पनिशमेंट भी इस तरीके का दिया जाना चाहिए जिस पनिशमेंट को यूज़ करके मतलब उसको सज़ा मिले. अब जैसे बहुत सालों पहले जो होता था कि किसी के उसके जो है वो ये मतलब उसका जो है हमारा यहाँ पे उधेड़ दिया जाता था. मतलब पहले के जो पनिशमेंट वगैरह वहाँ पे होते थे वो सारे अभी नहीं होना चाहिए. ये एक बात यहाँ पे बताया गया है. फिर किसी के साथ स्लेवरी नहीं होना चाहिए कि किसी को किसी ने गुलाम बना करके रख लिया या फिर ज़बरदस्ती उससे वो मजदूरी करवा रहा है, ये भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए. राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन. इट provides for the liberty and security of a person, prohibits arbitrary arrest and detention. It also provides to the people arrested recourse to courts and a fair trial for curbing their liberty. मतलब हर एक आदमी के पास जो है लिबर्टी और सिक्योरिटी होना चाहिए, आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन नहीं होना चाहिए. अगर किसी को यहाँ पे कर लिया गया है तो वो कोर्ट के तहत ये काम कर सके, मतलब उसको अपना जो रेमेडी है वो ले सके और वो रेमेडी भी एक जस्टिफाइड तरीके से मिलना चाहिए. मतलब ये नहीं कि कोर्ट में धांधलेबाजी करके उसका उस रेमेडी को मार लिया गया. Now, this provides that whoever has been arrested, whether it be for a crime, psychiatric case or otherwise, shall be treated with human condition. This article complements Article 7 that provides for human punishments. It also sets up the for juvenile prisons for separating them from adults, prohibits the use of punishment for breach of contract. मतलब बेसिकली ये बात ये कहा गया है कि अगर किसी को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है तो उसको अरेस्ट करने के बाद एक मतलब इंसान के तरीके से उसके साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए. ये नहीं कि उसको जानवरों के जैसे यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है. जेल में उसको खाने के लिए ही नहीं दिया जा रहा है और जो खाना भी दिया जा रहा है वो कोई जानवर भी ना खाए. तो ये सारी बातों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए. और अगर किसी ने कोई गलत काम भी किया है और अगर वो कोई बच्चा है तो उस बच्चे को भी यहाँ पे ध्यान मतलब उस बच्चे के लिए एक अलग तरीके का जो है वो ये होना चाहिए. एंड ही शुड बी हैविंग दैट टाइप ऑफ मतलब एक जुवेनाइल जो कोर्ट का सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है. और पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है कि अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि क्राइम जो मतलब अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो ये एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. बट जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट मतलब मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे ब्रीच कर दिया है तो उसका मतलब ये तो नहीं ना है कि मुझे अब जेल में ही तुम डाल दोगे, मुझे तुम डेथ पेनल्टी दे दोगे. तो ये बात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि येस इट माइट हैपन दैट लोग यहाँ पे जो है वो क्राइम वगैरह कर दे, बट इसका मतलब ये नहीं है वहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए. बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको जेल में डाल देना ये कहीं का ठीक बात नहीं है. फिर आर्टिकल 14 की अगर बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स फॉर अ फेयर trial to everyone. Article 14 states that everyone should be at an equal standing before the courts and all such hearings should take place in an open court, closed hearings only being allowed for privacy matters. The article also provides for the other rights of the accused near trial, that is presumption of innocence, forbids double jeopardy, right of the accused to appeal in a higher court, right to be protected against self incrimination and fair and speedy trial. मतलब बेसिकली वही सारी बातें कि अगर किसी को कोर्ट में ले जा करके भी अगर कोई उसके साथ लीगल ट्रायल वगैरह होना है तो वो भी एक फेयर तरीके से होना चाहिए. ये नहीं कि चुप चुप के उसका जो केस है उसको यहाँ पे निपटा दिया गया. ठीक है. और ये हमेशा एक कोर्ट में ही होना चाहिए और एक ओपन कोर्ट में. अब ओपन कोर्ट का मतलब ये नहीं कि कोई भी जिसको मन चाहे वो वहाँ पे चला जाए, नहीं. एक ओपन कोर्ट का मतलब है कि ऐसा कोर्ट जिसका जो भी लीगल प्रोसीडिंग एंड जो भी वहाँ पे जजमेंट वगैरह है वो सारा का सारा जजमेंट जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल रहे. ठीक है. एंड वो किसी भी तरीके से हो सकता है.
ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी मतलब कोई भी अक्यूज के साथ जो भी राइट्स आते हैं, जैसे उसको होता है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब ज़बरदस्ती उससे उसी का सच वहाँ पे नहीं उगलवाया जाएगा, डबल जियोपार्डी नहीं होगा, मतलब एक ही कांड के लिए दो बार उसको सज़ा देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। फिर आर्टिकल 15 है, इट प्रिवेंट्स प्रोसिक्यूशंस अंडर एस पोस्ट फैक्टो लॉ, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में है, रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ लॉस। तो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ लॉ से किसी का भी कोई नुकसान ना हो, ये बात का यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। एंड इम्पोजिशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव criminal penalties and requires imposition of lesser punishment where criminal sentences have been changed between the time of commission of crime and the date of judgment. Article 16 requires the state to recognize everyone as a person before the law. मतलब बेसिकली retrospective laws जो है उनके तहत लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और everyone as a person before the law मतलब हर एक को इक्वल तरीके से लॉ देखे, वो यहाँ पे बात यहाँ पे की गई है। फिर इसके बाद में कुछ इंडिविजुअल लिबर्टीज़ हैं, ये सब हम यहाँ पे जानते ही हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया, उसके बाद मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब मैं अपने कंट्री में किसी भी इलाके में जा कर के रह सकता हूँ, किसी के बोलने से कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर forbids arbitrary expulsion of resident aliens and requires such decisions to be appealed and reviewed, मतलब अगर कोई विदेशी मेरे देश में है तो उसको भी बिना वजह नहीं निकालना चाहिए, मतलब अगर कोई उसके पास प्रॉपर वीज़ा है एंड सारी चीज़ें हैं तो उसको भी ऐसे ही नहीं निकाल देना चाहिए। फिर मैंडेट्स द राइट ऑफ प्रिवेसी, मतलब मेरे पास मतलब मेरा एक प्राइवेट लाइफ है, एंड इस प्राइवेट लाइफ को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी सारे राइट्स अब और भी होने चाहिए, वो सारे के सारे राइट्स यहाँ पे होना चाहिए। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एंड बिलीफ है, मैं जिस भी धर्म में मानना चाहता हूँ वो मेरे पास राइट है, एंड अगर मैं धर्म में भी नहीं मानना चाहता हूँ वो भी मेरा यहाँ पे राइट है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फिर provides that any propaganda for war shall be prohibited by law। यानी जो आर्टिकल 20 है ये एक नेगेटिव बात बोलता है कि अगर कोई वॉर करने का यहाँ पे ट्राई करता है तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट दो। फिर आर्टिकल 21 एंड 22 के बारे में अगर बात करते हैं, आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ पीसफुल असेंबली, नो रेस्ट्रिक्शंस, मतलब बेसिकली कोई भी लोग अगर एक प्रोटेस्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो वहाँ पे आ सकते हैं। नो रेस्ट्रिक्शन शैल बी इम्पोज्ड ऑन द सेम अदर दैन दोज विच हैव बीन इम्पोज्ड फॉर इंटीग्रिटी एंड पीस ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स दैट एवरीवन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। इट ऑल्सो provides for restrictions in the same manner as the previous article. It also provides that member of the ILO shall not have or pass any law that prejudice the freedom that is guaranteed to citizens in that convention। मतलब बेसिकली एक जगह पे इकट्ठा हो करके प्रोटेस्ट करना एक पीसफुल तरीके से वो यहाँ पे अलाउड है, वो नहीं जो हमारे देश में किसानों ने एक साल के लिए किया, फिर वो चीज़ नहीं जो कि यहाँ पे हुआ था, क्या बोलते हैं उस जगह का नाम मैं भूल गया, वहाँ पे हुआ था, फिर अभी जो ये किसान यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे आ रहे थे, वैसा नहीं। अगर पीसफुल तरीके से किसी को यहाँ पे अगर प्रोटेस्ट करना है तो वो राइट उसके पास में यहाँ पे है। फिर शादी करके अपना बच्चा करना और ये करना मतलब जीवन बिताना, इसका भी मेरे पास में यहाँ पे राइट है। बट यस, अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे पैदा करने हैं तो मैं 10-10 15 बच्चे पैदा कर दूं, नहीं। बच्चे भी अगर वहाँ पे पैदा होने हैं तो अगर पॉपुलेशन को वो अफेक्ट करता है तो उस केस में यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन वगैरह है वो दिया जा सकता है। फिर एक बच्चा जब जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद ही उसको उसका नेशनलिटी मिल जाना चाहिए, मतलब उसका अगर मैं बोलता हूँ सिटीजनशिप उसको मिल जाना चाहिए, ये यहाँ पे बात है। एंड एवरी पर्सन शैल बी इक्वल बिफोर द लॉ एंड ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। द स्टेट शैल ऑल्सो गारंटी टू इट्स सिटीजन इक्वलिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, नेशनल, सोशल ओरिजिन, मतलब हर एक आदमी जो है यहाँ पे ये इक्वल होना चाहिए। एंड इन स्टेट्स वेयर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एग्जिस्ट, मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी शैल बी अलाउड टू एंजॉय देयर ओन कल्चर एंड टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन एंड यूज देयर लैंग्वेज। मतलब अगर किसी देश में कोई माइनॉरिटी रहता है, मतलब जैसे हमारे देश में जो मुस्लिम है, अब मुस्लिम भी कैसे माइनॉरिटी है ये भी समझ में नहीं आता, बट फिर भी अगर वो माइनॉरिटी में है, फिर जो यहाँ पे जैन हो गए, यहाँ पे
बौद्ध हो गए, ये जो सारे अलग अलग लोग हैं, ये सारे लोग क्योंकि माइनॉरिटीज़ में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके साथ कुछ गलत किया जाए, इनको कुछ मतलब मारा पीटा जाए, कुछ यहाँ पे इनके साथ शोषण नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे देश में तो ना कभी हुआ और ना कभी होगा। हमारे देश में छोटा से छोटा माइनॉरिटी जो कि पूरे दुनिया में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी वो हमारे देश में आकर के पीसफुल एनवायरनमेंट में रह सकता है। हमारा देश वो नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में जो कि खुद को डेमोक्रेटिक कहते हैं, बट वहाँ पे हिंदू, जैन, बौद्ध इन लोगों का नरसंहार होता है। बांग्लादेश में भी वही चीज़ है। तो हमारे कंट्री पे जो ये वाला जो लॉ है वो तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई करता है, बाकी स्टेट्स के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 इज़ अ बाइंडिंग लॉ। अब इसके बारे में मैं एक बात पहले से यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि कोई भी इंटरनेशनल स्टैट्यूट बाय डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग नहीं होता है, एंड वो बाय डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग नहीं ही होता है, बट वो अगर बाइंडिंग है भी या फिर नहीं भी है, इसके ऊपर में भी सिर्फ हमेशा डिबेट होते रहते हैं। थोड़े बहुत वहाँ पे केस लॉस भी हो जाएंगे कि ये जो लॉ है ये बाइंडिंग है, फिर कुछ लोग बोलेंगे ये बाइंडिंग नहीं है, मतलब ये सारी बातें। बट अगर हम स्पेसिफिकली बोले तो एक लीगल प्रोविज़न को इस्तेमाल करके कोई भी लॉ, मतलब इंटरनेशनल स्फीयर में अगर हम लॉ की बात करते हैं तो वो बाइंडिंग नहीं होता है। बेसिकली वो जो ये है, मतलब वो जो लॉ है उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम यही मान करके चलते हैं कि ये जो लॉ है वो नॉन बाइंडिंग है, बट ये अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, एक सेकेंड। अब हम लोग ये देखते हैं कि ICCPR जो है वो बाइंडिंग है कि नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1966 इन अ बाइंडिंग नहीं, इज अ बाइंडिंग लॉ होगा। खैर, द ICCPR इज अ लीगल बाइंडिंग treaty. This means that states which ratify the treaty are legally bound by it, while states that do not are either neither bound by the treaty obligations or entitled to invoke those obligations against other state parties. Any violation of these rights are considered as punishable offences. Any report if made by an individual or by organization regarding of violation of any human rights made by their state shall be investigated. Comprehensive implementation measures which themselves contain legal obligations are contained in the second article, which includes the adoption of legislative or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present covenant. एक सेकेंड। Now Article 28 of the ICCPR states that there should be a human rights committee which shall perform different functions like making reports, enforcing the rights, etc. Article 40 and 41 of the ICCPR indicates how the reports are to be formed and to whom it should be submitted and what are the things that should be mentioned in the report. The reporting procedure for state parties to the ICCPR is laid out in Article 40 of the Covenant. Although a legally binding instrument, the system does have its limitation on terms of effectively enforcing implementation of the कोवेनेंट। अब जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी इंटरनेशनल स्टैट्यूट या फिर जो लॉ होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक नॉन बाइंडिंग लॉ होता है, बट अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली ये बात स्टेट कर दिया गया है कि ये एक तरीके से बाइंडिंग होगा, मतलब बेसिकली मतलब अगर वहाँ पे ये अगर लिख दिया गया है तो फिर वो लॉ बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल 28 है, ये जो आर्टिकल 28 है ये यहाँ पे बेसिकली ये बात बताता है कि एक ह्यूमन राइट्स कमेटी वहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएगी और इसका काम होगा रिपोर्ट्स बनाना और राइट्स को एनफोर्स करना। तो ये जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एनफोर्सिंग द राइट्स, इसका मतलब यही है कि जो भी स्टेट्स या फिर कंट्रीज़ ICCPR को यहाँ पे ये करता है, मतलब ICCPR को जो है ये वो लोग इसको रैटिफाई करते हैं या फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनको यहाँ पे लीगली बाइंडिंग यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 28 है वो एक ह्यूमन राइट्स कमेटी के बारे में बात करता है, जो कमेटी ह्यूमन राइट्स को एनफोर्स करवाएगी। और वो कैसे करवाएगी ये सारी बातें आर्टिकल 40 एंड आर्टिकल 41 में यहाँ पे दिया गया है। मतलब बेसिकली रिपोर्ट्स यहाँ पे मांगा जा सकता है, फिर वो रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पे सबमिट किया जा सकता है और जो प्रोसीजर वगैरह है वो भी यहाँ पे बताया गया है। बट
ये तो सारी बातें यहाँ पे स्पेसिफिकली स्टेटेड हैं एंड ऐसे और भी बहुत सारे स्टैट्यूट्स हैं जो कि लीगली बाइंडिंग हैं। बट अगर हम इनके इफ़ेक्टिवनेस के बारे में यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ये जो है ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या फिर ये किस हद तक इसको ये किया गया है, यूज़ किया गया है, तो उसमें कुछ लिमिटेशन ज़रूर दिखाई देते हैं। एंड ये हर एक लॉ के साथ है कि किसी भी इंटरनेशनल लॉ, पहली बात तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक नॉन बाइंडिंग लॉ होता है, बट फिर भी अगर हम वहाँ पे बात करते हैं तो ये जो सारे लॉज हैं वो सारे के सारे लॉज, इनका लिमिटेशन हम लोग आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि सारे लॉज उसमें लिख दिए गए और उसको मान लिया गया, ठीक है। बहुत सारे लॉज हैं जिन पे जहाँ पे भी ये बातें लिखी हुई हैं बट फिर भी वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहे। सो एज डिस्कस्ड बाय इनके बॉर्फिन इन ह्यूमन राइट्स क्वार्टरली, द इनिशियल स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज एट द बिहेस्ट ऑफ द स्टेट विच मस्ट फर्स्ट रैटिफाई द ICCPR, ठीक है। देन वंस अ पार्टी टू द covenant, the system requires a minimum level of voluntary cooperation by the state. In Borfesson's opinion, there are no effective sanctions for non-compliance with the obligations state parties have been accepted. मतलब अब ये कोई होगा आदमी जिसने ये कहा है कि सब, पहली बात तो यही है कि ICCPR इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि जो कंट्री सिर्फ इसको रैटिफाई या फिर इसको साइन करते हैं उन्हीं सारे कंट्रीज़ को जो ये लॉज हैं या फिर इसमें जो इफ़ेक्टिवनेस है वो उनके ऊपर में ही अप्लाई होता है। अगर कोई भी कंट्री यहाँ पे बेसिकली इसको साइन नहीं करता है तो फिर तो वो वहाँ पे किसी भी तरीके से ये नहीं होगा, उस पर तो अप्लाई नहीं करेगा। एंड इसमें एक मिनिमम लेवल ऑफ वॉलंटरी कोऑपरेशन की यहाँ पे बात की गई है, मतलब हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट या फिर किसी ना किसी तरीके का जो कोऑपरेशन है वो उसको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। बट कोऑपरेशन बहुत सारे कंट्रीज़ नहीं दिखाते। इसके अलावा अगर हम सैंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली ये जो स्टैट्यूट है ये सैंक्शंस के ऊपर में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सो इन सब कारणों की भी वजह से ये जो सैंक्शंस वगैरह ना होने के कारण ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका एक लीगल स्टेटस ज़रूर है एंड ये लीगली बाइंडिंग भी है, बट दैट डज नॉट मीन कि यहाँ पे हम सभी की सभी बातें जो हैं वो ऐसे ही यहाँ पे स्टेट कर देते हैं, मतलब ये सभी की सारी बातें यहाँ पे अप्लाई हो ही जाएगी, ठीक है। और एक बात था जो कि था लुइस हेनकिंस ने ये बात कहा था दैट स्टेट्स हैव नॉट येट होली एसिमिलेटेड द फैक्ट दैट दे हैव एन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, दैट एन एक्ट ऑफ टॉर्चर और अदर इनह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर एग्जाम्पल इज वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज। मतलब जो स्टेट्स इसको ये करते हैं बेसिकली वही यहाँ पे इसके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। द ओनली स्टेप्स द ह्यूमन राइट्स committee which is responsible for monitoring the ICCPR can take is in the case of a state party failing to submit its report is to mention the failure in the committee's annual report to the General Assembly. The sheer number of the state parties that have failed to report on time with this and all other human rights treaties shows that states do not regard this to be of major significance. मतलब ये जो ह्यूमन राइट्स कमेटी को भी यहाँ पे बनाया गया है, ये ह्यूमन राइट्स कमेटी भी बस इतना कर सकती है कि वो स्टेट से रिपोर्ट वगैरह मांग सकती है, बट वो रिपोर्ट कितना सच्चा है कितना झूठा है, अगर रिपोर्ट नहीं भी आता है तो भी वो सिर्फ जनरल काउंसिल में इस बात को रिपोर्ट कर सकता है, जनरल असेंबली में सॉरी। और बट इसके अलावा बहुत ज़्यादा उसके ऊपर में अगर मैं बात करूं तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। Indeed, it is thought that where the state parties to the various covenants to submit the reports on time, it would be throw the Human Rights Treaty reporting system into crisis. In its 99 annual report, the Human Rights Committee noted that 138 initial and periodic reports were overdue, and the Human Rights Committee has a capacity to deal with 5 to 6 state reports in each of 3 annual sessions. In a sense, then the UN benefits from states' late reporting, which is hardly a motivation for harsher clamps down. मतलब 1999 के में ये बात कहा गया था कि 138 से भी ज़्यादा रिपोर्ट्स यहाँ पे ओवर ड्यू है, मतलब अभी तक यहाँ पे आए ही नहीं है। और अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी का जो कैपेसिटी है वो भी इतने सारे रिपोर्ट्स को ये नहीं झेल पा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ द लीगल स्टेटस, द राइट्स ऑफ ICCPR आर जनरल टू बी अप्लाइड बाय स्टेट विद इमीडिएट इफेक्ट, इन अदर वर्ड्स सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर डायरेक्टली एप्लीकेबल एंड जुडिशियली एनफोर्सिएबल। मतलब ये है, बट मेनली यही मेन बात हो जाती है कि जो इसके मतलब बेसिकली लोग इस पर जो कंट्रीज़ हैं वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ है एंड ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर ज़रूर है। हम ये कह दें कि नहीं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है।
अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आने का चांसेस तो उतना ज़्यादा नहीं है, बट ये जो इसका सेकंड पार्ट है, लीगल इफेक्ट्स इन इंडिया, ये आ सकता है। तो अगर हम बात करते हैं राइट अ नोट ऑन इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो ये तो अब तक हम लोग समझ ही चुके हैं कि ये है क्या क्या। तो बेसिकली मतलब इसके बारे में तो अब हम लोग अच्छा खासा जो नॉलेज है वो यहाँ पे जान चुके हैं। सो द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी दैट कमिट्स नेशन टू रेस्पेक्ट द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, इंक्लूडिंग द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ religion, freedom of speech, freedom of assembly, electoral rights and rights to due process and a fair trial. It was adopted by UN General Assembly resolution number, मतलब ये था 1996 में ये आया था। और अभी की अगर बात करें तो 173 कंट्रीज़ ने इसको यहाँ पे साइन किया हुआ है, बट नॉर्थ कोरिया ने अभी तक इसको भी यहाँ पे साइन नहीं किया है। ठीक है। The ICCPR is considered a seminal document in the history of international law and human rights, forming a part of the International Bill of Human Rights. International Bill of Human Rights जो भी है उसका ये एक अच्छा खासा पार्ट है, along with the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Universal Declaration of Human Rights. Compliance with the ICCPR is monitored by the United Nations Human Rights Committee, which reviews regular reports of the state parties on how the rights are being implemented. States must report 1 year after acceding to the covenant, and then whenever the committee requests. The committee normally meets at the UN office at Geneva, Switzerland, typically hold 3 sessions पर ईयर। मतलब ये सारी बातें उसके लिए बेसिकली यहाँ पे बात बताई गई है कि यहाँ पे भी जो यूएन वगैरह है वो रिपोर्ट यहाँ पे मांग सकता है। ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है यहाँ पे भी बनाई गई है, और इसका जो बेसिकली मीटिंग वगैरह की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में होता है, और एक साल में जो ये मीटिंग है वो 3 साल में एक साल में ये मीटिंग 3 बार यहाँ पे किया जाता है। मतलब टोटल यहाँ पे 3 सेशंस होते हैं। अब अगर बात करते हैं इसके लीगल इफ़ेक्ट्स के बारे में, मतलब इंडिया में जो ICCPR है अगर उसको हम यहाँ पे कंपेयर करें तो भाई हमारा देश तो उन देशों में से है जिसने हर एक आदमी का जो ह्यूमन राइट्स है उसको हमेशा से रेस्पेक्ट किया, उसको हमेशा से अच्छे तरीके से यहाँ पे पालन किया। यस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ह्यूमन राइट्स हो सकता है कि वायलेट हुए हों, बट जब इतना बड़ा पॉपुलेशन होता है तो थोड़ा बहुत तो वहाँ पे होगा ही। बट आवर कंट्री has always been among those countries which has respected the human rights of each and every citizen. ऐसा नहीं है कि ये जो सिटीज़न है ये सिर्फ और सिर्फ अभी सभी लोगों के ऊपर में, मतलब कोई भी आदमी जो कि हमारे देश का है या फिर नहीं भी है उसके भी ह्यूमन राइट्स अच्छे से यहाँ पे ये हुए हैं। ठीक है। तो the body that regulates and protects human rights in India is the National Human Rights Commission. For making a treaty as binding in any particular state, it has to ratify the same. During this time, any country can also make some declarations. In this regard, India has also made certain declarations with respect to the ICCPR. अब देखो, कोई भी ट्रीटी किसी कंट्री के ऊपर में तभी अप्लाई होती है जब वो ट्रीटी को वो कंट्री या तो साइन करती है या फिर वो उसे रैटिफाई करती है। एंड हमारे कंट्री में भी ये है, बट जब भी कोई कंट्री किसी भी ट्रीटी को रैटिफाई करती है तो इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि वो सारे के सारे चीज़ वो वहाँ पे ये कर ले। डिक्लेरेशन के तहत वो वहाँ पे ज़रूर ये कह सकती है कि हम इस लॉ को या फिर इस ये जो पर्टिकुलर ये जो प्रोविज़न है ये हमारे कंट्री में यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो ये बातें यहाँ पे बिल्कुल से यहाँ पे हो सकती है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दैट आर्टिकल 9 ऑफ द ट्रीटी वर्क्स इन कंसोनेंस विद आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन लॉज। इन दिस रिगार्ड इट हैज़ बीन एक्सप्लिकेटेड बाय द गवर्नमेंट दैट देयर इज नो एनफोर्सिएबल राइट अंडर द इंडियन लीगल सिस्टम टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ अनलॉफुल अरेस्ट। मतलब जैसे वहाँ पे जो बात बताई गई थी कि अगर किसी को एक गलत तरीके से अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो उस कंडीशन में दैट पर्सन शुड रिसीव अ कंपनसेशन। बट ये जो चीज़ है ये हमारे कंट्री में नहीं है। हमारे कंट्री में अगर कोई भी आदमी इलीगली अरेस्ट अगर वो हो जाता है देन इन दैट सिचुएशन
उसको कोई कंपनसेशन वगैरह हमारे कंट्री में नहीं मिलता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 13 ऑफ द ICCPR विच प्रोहिबिट्स एक्सपल्सन ऑफ रेसिडेंट एलियंस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व्स इट्स राइट टू अप्लाई इट्स ओन डोमेस्टिक लॉज। इंडिया हैज ऑल्सो complied with the principles of the ICCPR and established the National Human Rights Commission under the Protection of Human Rights Act in the year 1993. The NHRC has wide-ranging powers and all human rights violation complaints can be made to the Commission itself. मतलब बेसिकली आर्टिकल 13 जो ICCPR का है वो ये कहता है कि भाई किसी भी आदमी को जो कि एलियन है, मतलब बेसिकली जो कि इंडिया में नहीं रहता, जो कि नॉन इंडियन है, उसको ऐसे नहीं उसको हम नहीं निकाल सकते हैं कंट्री से बिना किसी पर्टिकुलर रीज़न के। बट इंडिया ने ये बात कह दिया है कि हम इसको नहीं मानेंगे, इसको हम अपने तरीके से जो हमारा यहाँ पे लॉ होगा हम उसको ये करके रखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ICCPR और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे ये क्या हुआ है। मतलब ICCPR और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में मतलब ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि दोनों में यहाँ पे ये है, जो कि दोनों में यहाँ पे कॉमन है। अब एक बात हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर कोई भी कंट्री किसी भी मतलब ह्यूमन राइट्स जैसा अगर कोई चीज़ को वो अगर राटिफाई करती है तो वो उससे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बेसिकली यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 1 के बारे में तो इट प्रोवाइड्स that the right to self-determination is universal and calls upon states to promote the realization of that right and to respect it। तो हमारे कंट्री में ये जो राइट है ये अच्छे खासे तरीके से अप्लाई होता है कि हर एक आदमी को यहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन या फिर सेल्फ आइडेंटिटी ज़रूर से यहाँ पे दिया जाता है। फिर अगर आर्टिकल 2 के बारे में बात करें तो ईच स्टेट पार्टी मस्ट रेस्पेक्ट एंड एंश्योर दैट द राइट्स provided under this covenant is enforced and the rights are provided to each and every individual of the state irrespective of the race, gender, caste, sex, language, religion, political or other opinions. The article further provides that every individual whose rights are violated should be provided with a suitable remedy। मतलब बेसिकली हर एक आदमी को जो ह्यूमन राइट है वो इक्वली अवेलेबल होना चाहिए एंड अगर किसी को नहीं भी अवेलेबल होता है तो उसको एक रेमेडी मिलना चाहिए और ये हमारे देश में ज़रूर से अप्लाई होता है। फिर आर्टिकल 6, 7 और 8 के बारे में अगर यहाँ पे बात करते हैं प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल अगेंस्ट एनी डेथ पेनल्टी इन इंडिया द डेथ पेनल्टी स्टिल प्रिवेल्स। मतलब ये जो ICCPR है वो ICCPR ये कहता है कि किसी भी आदमी को डेथ पेनल्टी नहीं दिया जाना चाहिए एंड ये हमारे देश में थोड़ा बहुत डिफरेंट ज़रूर है क्योंकि हमारे देश में जो डेथ पेनल्टी है वो अभी भी जो हमारा ये है वो अभी भी हमारे देश में है। ऑल्दो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ये दिया जाता है बट स्टिल डेथ पेनल्टी हमारे देश में अभी भी ये करता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 9 के अगर बारे में बात करें तो आर्टिकल 9 प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन। किसी को भी फालतू में जो है वो अरेस्ट नहीं कर लेना चाहिए। तो ये आर्टिकल 19 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो भी इस बात को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 10 states that no matter whether the person has committed the crime or not, he should be treated with respect and dignity। और यही जो बात है ये हमारे कंट्री में भी यहाँ पे अप्लाई होता है कि एक केस लॉ हुआ था जहाँ पे ये बात कहा गया था कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो कि हमारे देश का है वो ज़रूर से ज़रूर एक अरेस्टेड पर्सन के भी ऊपर में यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, फिर जो आर्टिकल 10 है वो यहाँ पे जुवेनाइल प्रिजन्स को भी यहाँ पे बनाने की बात करता है। तो हमारे कंट्री में भी ये है कि जुवेनाइल जो लॉ है वो अलग है एंड इसी के साथ साथ जो भी लोग जुवेनाइल ऑफेंसेस करते हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे जुवेनाइल ऑफेंसेस करते हैं उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। फिर आर्टिकल 11 के अगर बारे में बात करते हैं तो इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। In Jolly George Vergassi versus Bank of Kochi, it was held by the Supreme Court that to cast a person in prison because of his
poverty and consequent inability to meet his contractual liability is a violation of Article 21 of the Constitution। मतलब जो ICCPR कहता है कि अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो रहा है तो उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी को जेल में नहीं डाल देना चाहिए। तो ये बात इंडिया में भी इस केस लॉ के तहत ये यहाँ पे ये कहा गया था कि अगर कोई आदमी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अगर कोई आदमी कोई कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे वायलेट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हम जेल में ही डाल देंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है उसका एक वायलेशन है। फिर आर्टिकल 12 जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को यहाँ पे ये करता है। तो हमारे कंट्री में भी आर्टिकल 21 जो है वो इसके बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 14 जो है वो हर एक आदमी को कहता है कि दैट पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात को ज़रूर लेता है, बट वो इसके साथ साथ इक्वलिटी बिफोर द लॉ से भी बड़ा बात वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के ऊपर में यहाँ पे बात करता है। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जितने भी आर्टिकल्स हमारे कंट्री में हैं, जितने भी ह्यूमन राइट्स वाले आर्टिकल्स हमारे कंट्री में हैं वो मोर और लेस वो सारे के सारे ह्यूमन राइट्स ICCPR में स्टेटेड हैं। ठीक है, एंड ये हम अच्छे से जान सकते हैं। जैसे अगर हम फ्रीडम ऑफ रिलीजियन की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 उसके ऊपर में बात करता है। राइट टू लाइफ के अगर बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 21 उसके बारे में बात करता है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 14 उसके बारे में बात करता है। राइट टू इसके बारे में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन से अगर प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो शायद आर्टिकल 17 उसके बारे में बात करता है। फिर अगर बात करते हैं राइट टू एजुकेशन तो यहाँ पे नहीं आएगा, वो एक अलग लॉ में है। बट ये जो सारे सिविल लॉज हैं वो हमारे इसमें ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे स्टेटेड हैं। ये आंसर थोड़ा और एक इलाबोरेटेड होना चाहिए, तो मैं इसको अगला जो एडिशन होगा उसमें हम इसको इलाबोरेट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में दे दिया गया है, थोड़ा और इसको इलाबोरेटिव यहाँ पे होना चाहिए था। अब सबसे बड़ी बात जो कि ये आंसर है लास्ट वाला नोट्स वाला, वो ये है कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है। मतलब ये वही बात होगी कि रामायण पूरा खत्म और अब हम पूछ रहे हैं कि राम कौन थे। तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर अ क्लास ऑफ राइट्स दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रीडम फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट बाय गवर्नमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। दे एंश्योर्ड वंस एंटाइटलमेंट टू पार्टिकुलेट इन सिविल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सोसाइटी एंड द स्टेट। मतलब बेसिकली देखो, जब मैं अकेले रहता हूँ तो मुझे कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन का कोई दिक्कत नहीं है। बट जो रियलिटी है वो तो यही है कि हम अकेले नहीं रहते। कोई भी इंसान कंप्लीट आइसोलेशन में ना वो रहता है ना ही वो रह सकता है, जो कि सोशियोलॉजी में बहुत सारे जो कि कहते थे कि दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो कोई भी जो आदमी है वो अकेले नहीं रहता, वो सोसाइटी में रहता है। और जब वो सोसाइटी में रहेगा, एक पॉलिटिकल लाइफ जीने की कोशिश करेगा, जो कि मैं अगेन कह देता हूँ पॉलिटिकल लाइफ का मतलब यहाँ पे राजनीति नहीं है। तो वो जब उस पॉलिटिकल लाइफ में रहने का वो वहाँ पे यहाँ पे ट्राई करेगा तो उसको ज़रूर से ज़रूर लोगों के साथ उसका जो है वो वहाँ पे क्लैश होगा। जो ह्यूमन राइट्स उसे मिलना चाहिए वो ह्यूमन राइट्स हो सकता है कि उसे ना मिले। तो ये जो सारे ह्यूमन राइट्स जो कि एक सोसाइटी में हमें रहते हुए मिलना चाहिए, एंड जिनका वायलेशन जो है वो अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है कि कोई सरकार ही उसको वायलेट कर दे, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही उसको वायलेट कर दे, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ही उसको वायलेट कर दे। तो इसको देखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उन सारे राइट्स को हम लोग यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे बातें हैं वो तो फिर से उन्हीं राइट्स के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। और ये जो राइट्स हैं ये UDHR में भी स्टेटेड हैं, बट स्पेसिफिकली इसके लिए ये जो ICCPR नाम का एक राइट है वो यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है ICESCR, मतलब इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो इसके तहत हमारा यहाँ पे मतलब ये जो है ये बहुत हद तक हमें ये लग सकता है कि ये तो भाई उसी के जैसा है, एंड ये है भी। बट जो डिफरेंस है वो यही है कि ये जो राइट है, मतलब बेसिकली ये जो लॉ है, ये लॉ
थोड़ा सा और ज़्यादा, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि ये राइट मिल गया, अब इसके बाद इसकी ज़रूरत है। तो ये जो सेकेंड जनरेशन का जो राइट है, या फिर वो राइट जो कि बेसिकली उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट कि हमें एक जीवन हम ना ही जी सके, बट फिर भी जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए ये सारे राइट्स को यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, खैर इसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो ये तो हो गया हमारा ये वाला। अब इसके बाद हम इस चैप्टर के ऊपर में जाएंगे।